आज की इस क्लास में हम ताम्र पसाड़ी ताम्र पसाड़ी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो फोकस पॉइंट होगा मृदभांड, पशुपालन और कृषि। यदि आप इस क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो इससे आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है, क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे। इसके थ्रू आउट आप एनसीईआरटी की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख पाएंगे। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने का जो अप्रोच होता है, जो एंगल होता है, उसे जान पाएंगे। साथ ही साथ आप ये भी सीख पाएंगे जो एनसीईआरटी की बुक आप यूटिलाइज कर रहे हो, उस एनसीईआरटी की बुक में जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, किस किस चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस होना है, किस चैप्टर्स पे कम फोकस होना है, या किस टॉपिक्स पे ज्यादा समय देने की जरूरत है, किस टॉपिक्स पे कम समय देने की जरूरत है। ये अप्रोच, ये एंगल भी आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप एनसीईआरटी की बुक के पढ़ने के सम्मुख जो आपके सम्मुख समस्याएं, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिस कारण से आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना छोड़ देते हैं, जिस कारण से आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना छोड़ देते हैं, यानी आप एनसीईआरटी की बुक से दूर हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होगी, यानी आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ना आ जाएगा। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी की बुक से दूर होगे तो आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में सफलता से भी दूर हो जाओगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। आज का जो फोकस पॉइंट है मृदभांड और पशुपालन और कृषि। मृदभांड जिसका अर्थ है मिट्टी के बर्तन। मृदभांड का अर्थ क्या है? मिट्टी के बर्तन। मृदभांड यूपीएससी एग्जाम और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि ये मृदभांड एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है और अभी मृदभांड पे जो विगत वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इस मृदभांड के टॉपिक्स पे कम पूछे गए हैं। यानी मृदभांड एक ऐसा टॉपिक है जिस पे विगत वर्षों में क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं। दो कौन से ऐसे कारक हैं जिस कारण से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में इस टॉपिक पे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। फर्स्ट रीजन ये है कि ये मृदभांड और एनसीईआरटी की बुक में है। जो भी फैक्ट, जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप सीखेंगे वो इस ओल्ड एनसीईआरटी की बुक से आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक ऐसा ये जो मृदभांड का टॉपिक है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में इस टॉपिक्स पे अभी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। यदि मृदभांड की बात करें, मिट्टी के बर्तन की बात करें, तो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला प्राचीन भारत में फर्स्ट टाइम कब शुरू हुआ था? नवपाषाण युग में। कब शुरू हुआ था? नवपाषाण युग में। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि नवपाषाण युग प्राचीन भारत का नवपाषाण युग एक ऐसा युग है जहां पे फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर, कृषि की शुरुआत होती है, जहां पे मुख्य अनाज के रूप में गेहूं और जौ का उत्पादन किया जाता है। जब कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई, कृषि का उत्पादन नवपाषाण युग में धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो उस कृषि अनाज को संग्रह करने के लिए और खाना पकाने के लिए, खाने के लिए उन लोगों को बर्तन की आवश्यकता हुई। और ये जरूरत है, ये जो आवश्यकता है, इसने मिट्टी के बर्तन के विकास को बल प्रदान किया। इसके कारण नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला शुरू हुई। क्योंकि आपको पता है, जो जरूरत होती है, जो आपकी आवश्यकता होती है, वही खोज को बढ़ावा देती है। आपकी जरूरत, आपकी आवश्यकता, वो खोज को क्या होती है? बढ़ावा देती है। इसी कड़ी में नवपाषाण युग में बर्तन बनाने की कला की शुरुआत हुई और इसके बाद आगे के काल में ये कला, ये आर्ट चलती रही और मिट्टी के बर्तन में विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किए गए। उसमें क्वालिटी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो क्वालिटी अभी आप यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो ताम्रपाषाण युग का जो मेन फोकस पॉइंट है मृदभांड का मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। ताम्रपाषाण युग में सो मिट्टी के बर्तन थे, विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता था। इनका जो कलर होता था, जो रंग होता था, वो काला और लाल होता था। ताम्रपाषाण युग में सो डिफरेंट टाइप के जो मिट्टी के बर्तन के उपयोग किए जा रहे थे, उसमें से कुछ मिट्टी के बर्तन जो होते थे जिनके कलर क्या होते थे? काला होता था और क्या होता था? लाल होता था। इसके साथ कभी कभी जो
उस मिट्टी के बर्तन पे जो लाइनिंग की जाती थी, जो पट्टी बनाई जाती थी, उसको सफेद रंग से रंगा जाता था। कभी कभी जो मिट्टी के बर्तन होते थे, उस मिट्टी के बर्तन पे जो लाइन बना जो उस पे लाइन जो एक पट्टी बनाई जाती थी, उस पट्टी को किस कलर से रंगा जाता था? सफेद रंग से कलर किया जाता था। अब हम इस मृद भांड के यानी मिट्टी के बर्तन के स्टेट की बात करें, स्टेट राज्य की बात करें, यानी ताम्रपसाड़ी के मिट्टी के बर्तन किन किन राज्यों में पाए गए हैं? तो इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल आते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल आते हैं। वेस्ट बंगाल जो पश्चिम बंगाल है, ये पूर्वी किस में आता है? पूर्वी भारत में आता है। पूर्वी भारत में आता है। स्टेट क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। अब इसमें देखें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, ये तीन ऐसे राज्य हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और बिहार। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, ये तीन ऐसे राज्य हैं जहां पे टोटी नुमा पानी के बर्तन देखने को मिलते हैं। जहां पर टोटी नुमा पानी के बर्तन का उपयोग किया जाता था। स्टैंड वाली थाली का उपयोग किया जाता था। स्टैंड वाले कटोरों का उपयोग किया जाता था। इससे क्लियर हो जा रहा है कि नवपसाड़िक के बाद जो ताम्रपसाड़िक का काल आता है, इस काल में आप देख रहे हैं कि मिट्टी के बर्तन की जो क्वालिटी है, जो डाइवर्सिटी है, जो उसकी विविधता है, वो बढ़ रही है, उसकी डाइवर्सिटी इंक्रीज कर रही है। यानी इस काल में मिट्टी के ताम्रपसाड़िक में जो मिट्टी के बर्तन थे, उसकी क्वालिटी में, उसकी तकनीक में हमें वृद्धि देखने को मिलती है। यानी इस काल में ताम्रपसाड़िक में नवपसाड़िक की तुलना में मिट्टी के बर्तनों में काफी डाइवर्सिटी यानी विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन और उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता में वृद्धि दिखाई देती है। वही देखिए, अब यहाँ पे यूपीएससी एग्जाम या स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ताम्रपसाड़िक के मिट्टी के बर्तन जिन राज्यों में पाए गए हैं, उनमें से किन राज्यों में टोटीनुमा पानी के बर्तन, स्टैंड वाली थाली, स्टैंड वाले कटोरी देखने को मिलते हैं? स्टैंड वाले कटोरों को देखने को मिलता है। ताम्रपसाड़ युग के स्थल जिन राज्यों में पाए गए हैं, उनमें से किन राज्यों में टोटीनुमा पानी के बर्तन, स्टैंड वाली थाली और स्टैंड वाले कटोरों का उपयोग दिखता है? तो कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और क्या है? बिहार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट है क्वेश्चन बनने का, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में। और ये जो कॉन्सेप्ट, जो फैक्ट है, ये इस ओल्ड एनसीईआरटी की बुक के भीतर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट एंगल क्वेश्चन बनने का ये। इसके साथ साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, में यहाँ पे काले और लाल रंग के बर्तनों को चित्रित किया गया था। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में काले और लाल रंग के बर्तनों को चित्रित किया गया था। यानी इन बर्तनों पे, यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में जो मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, उस पे चित्रकारी भी की गई थी, यानी उस पे चित्रों का अंकन भी देखने को मिलता है। अब इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है? यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम में इस पॉइंट पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है? आपसे पूछ सकता है कि ताम्रपसाड़िक के वो कौन से राज्य हैं जहां पे काले और लाल रंग के बर्तनों को चित्रित किया जाता था, जहां पर काले और लाल रंग के बर्तनों को चित्रित किया जाता था। वो कौन से राज्य होंगे? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और क्या होगा? राजस्थान होगा।
मृत भांड के संबंध में एक पॉइंट और भी है। पूर्वी भारत के बहुत कम बर्तन ही चित्रकारी वाले होते थे। यहां देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल, यूपीएससी एग्जाम के अप्रोच से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली वो स्टेटमेंट बेस पे होते हैं, तो वहां पे इस प्रकार के जो फैक्ट होते हैं, इस प्रकार के फैक्ट के कॉन्सेप्ट के जो इंपॉर्टेंस है काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप जरा से भी गलती करते हैं, बारीकी से भी आप गलती कर जाते हैं, तब भी आप उस कंडीशन में भी आपका क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने का पॉइंट है, पूर्वी भारत के बहुत कम ही बर्तन, पूर्वी भारत के बहुत कम बर्तन ही चित्रकारी वाले होते थे। पूर्वी भारत यानी पूर्वी भारत में क्या क्या आएगा, जैसे बिहार हो गए, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया। पूर्वी भारत की अगर बात करें, इसमें बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन क्षेत्रों में पूर्वी भारत के बहुत कम बर्तन ही चित्रकारी वाले होते थे। तो ताम्र प्रसार युग से रिलेटेड जो भी राज्य हैं, जो भी स्थल हैं, उन राज्यों में ताम्र प्रसार युग से रिलेटेड संबंधित जो राज्य हैं, उन राज्यों में कहां पे बहुत कम बर्तन ही चित्रकारी वाले होते थे। यानी ताम्र प्रसार युग का कौन सा क्षेत्र है जहां पे बर्तनों पे चित्रकारी बहुत ही कम मिलती है। ताम्र प्रसार युग का वो कौन सा क्षेत्र है जहां पे बर्तनों पर चित्रकारी बहुत ही कम मिलती है, वो कौन से क्षेत्र आएंगे, पूर्वी भारत, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये क्षेत्र आएगा। जबकि अगर हम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पे काले और लाल रंग के बर्तनों को चित्रित किया गया था। यहाँ पे काले और लाल रंग के बर्तनों को चित्रित किया जाता था। जबकि पूर्वी भारत के बहुत कम बर्तन ही चित्रकारी वाले होते थे। यूपीएससी में कैसे इस पॉइंट पे क्वेश्चन बनाएगा, स्टेटमेंट में दे देगा कि पूर्वी भारत के बहुत अधिक, देखिए कैसे वो गलत कराता आपसे। यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में कैसे स्टेटमेंट में डाल सकता है, इस तरीके से डाल सकता है कि पूर्वी भारत के बहुत अधिक, जैसे यहाँ पे बहुत कम लिखा है तो वो कम की जगह पे अधिक शब्द यूज कर सकता है, क्योंकि आप पूरा का पूरा फैक्ट आपने पढ़ा है तो कहीं आपके दिमाग में है, लेकिन वो पूरा फैक्ट जो आप पढ़ गए वही पूरा आ गया वहां पे, बट वहां से हल्का सा थोड़ा सा मिस्टेक क्या कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे आप पढ़ के जा रहे हो बहुत कम और वहां पे कम की जगह पे क्या दे दी गई, अधिक। तो ऐसे में क्योंकि आप जब वहां पे जल्दबाजी में होते हो, एग्जाम हॉल में आपको कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, इसलिए आपको जल्दबाजी होती है। उस जल्दबाजी में आप इस स्टेटमेंट को देखते हो तो आपको लगता है तो मैं पढ़ा हूं, ये मैं पढ़ के आया हूं, तो ऐसे में आप पूरे स्टेटमेंट को सही तरीके से नहीं चेक करते, इसमें आप गलती कर जाते हो, क्योंकि यहाँ पे वहां पे क्या करेंगे, कम की जगह पे अधिक शब्द का प्रयोग कर दिया जाएगा। यानी वहां पे क्या लिखा जाएगा कि पूर्वी भारत में बहुत अधिक बर्तन ही चित्रकारी वाले होते थे। अगर मैं आपसे कहूं कि पूर्वी भारत के बहुत अधिक बर्तन चित्रकारी वाले होते थे, तो ये कथन क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि जो आपका कॉन्सेप्ट इस ओडी एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट ये क्या कह रहा है कि पूर्वी भारत के बहुत कम बर्तन ही चित्रकारी वाले होते थे। हम क्या सीख रहे हैं, हम इस ओडी एनसीईआरटी के थ्रू क्या सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि पूर्वी भारत के बहुत कम बर्तन ही चित्रकारी वाले होते थे, पूर्वी भारत के बहुत कम बर्तन ही चित्रकारी वाले होते थे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे पशुपालन और कृषि भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है, तो आप इसे केयरफुली ध्यानपूर्वक आपको इसको देखना है। पशुपालन और कृषि भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। पशुपालन और कृषि की बात करें तो पशुपालन किन क्षेत्रों में, ताम्र प्रसार युग के किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है, साउथ ईस्ट राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, साउथ ईस्ट राजस्थान मींस दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, वेस्ट महाराष्ट्र यानी पश्चिमी महाराष्ट्र में, वेस्ट मध्य प्रदेश यानी पश्चिमी महाराष्ट्र में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, साउथ ईस्ट राजस्थान
साउथ ईस्ट राजस्थान में यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, वेस्ट महाराष्ट्र यानी पश्चिमी महाराष्ट्र में, वेस्ट मध्य प्रदेश यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपको पशुपालन और कृषि की एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। ये प्रमुख राज्य हैं। किस प्रकार के पशु पाले जाते थे इसमें? गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस होते थे। पशुपालन में देखें तो क्या है? गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस। गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस। और ताम्रप्रसाड़ी के लोग हिरणों का भी शिकार करते थे। ताम्रप्रसाड़ी के लोग हिरणों का शिकार करते थे। ये जो फैक्ट या कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं इस ओल्ड एनसीईआरटी की बुक का है। तो ऐसे में ये कॉन्सेप्ट, ये फैक्ट जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं यूपीएससी एग्जाम के लिए और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है। ताम्रप्रसाड़ी के लोग हिरणों का भी शिकार करते थे। ताम्रप्रसाड़ी के लोग हिरणों का शिकार करते थे। ऊंटों के अवशेष पाए गए हैं। ताम्रप्रसाड़ी के क्षेत्र से ऊंटों के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। घोड़े से परिचित नहीं थे। ये जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का। आपको पता होना चाहिए एनिमल पशुपालन के संबंध में, कृषि के संबंध में आपको पता होना चाहिए किस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है और किस प्रकार के एनिमल्स का वो उपयोग कर रहे हैं और किस प्रकार के एनिमल्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं, किसके केवल अवशेष मिले हैं। ये सब बहुत ही बारीकी से आपको देखना है क्योंकि इस पॉइंट पे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके बन चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का। ताम्रप्रसाड़ी के लोग हिरणों का शिकार करते थे। यहां से ऊंटों के अवशेष प्राप्त किए गए। ताम्रप्रसाड़ी के लिए घोड़े से परिचित नहीं थे। ताम्रप्रसाड़ी के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। यहाँ पे घोड़े के अवशेष प्राप्त किए गए। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ताम्रप्रसाड़ी के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। ताम्रप्रसाड़ी के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, बट यहाँ पे घोड़े के अवशेष प्राप्त किए गए। यहाँ पे घोड़े के अवशेष प्राप्त किए गए हैं, लेकिन ये घोड़े से परिचित नहीं थे। जंगली गधे के अवशेष, और किसके अवशेष प्राप्त किए गए हैं? जंगली गधे के अवशेष प्राप्त किए गए। क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन पे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रकार के एनिमल्स का इंडस सिविलाइजेशन में यूटिलाइज किया जाता था। स्टेटमेंट के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बनने का इंपॉर्टेंट एंगल है। आपको जानना है कि किस प्रकार के एनिमल्स ये परिचित है और किस प्रकार के एनिमल्स से परिचित नहीं है, किस प्रकार के एनिमल्स के अवशेष ताम्रप्रसाड़ी में पाए गए हैं। यदि हम प्रमुख फसल की बात करें तो प्रमुख फसल भी एक इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का। प्रमुख फसल में देखें तो गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, काला चना, हरा चना, मटर, यानी काफी डाइवर्सिटी, काफी भिन्नता आपको देखने को मिल रही है। यानी आपको यहाँ पे विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स, विभिन्न प्रकार के फसल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, काला चना, हरा चना, मटर। जबकि अगर हम कृषि की बात करें, जो कृषि का एंगल है, अगर हम आपसे क्वेश्चंस करें कि फर्स्ट टाइम प्राचीन भारत में कृषि की शुरुआत कब हुई थी, तो प्राचीन भारत में फर्स्ट टाइम कृषि की शुरुआत नवपाषाण युग में हुई थी। फर्स्ट टाइम कृषि की शुरुआत प्राचीन भारत में कब हुआ था? नवपाषाण युग में हुआ था। तो यहाँ पे जो मुख्य फसल थी वो गेहूं थी और क्या थी? जौ थी। चावल के भी एविडेंस कुछ क्षेत्रों में पाए गए थे। लेकिन अब इस काल में अगर आप देखें, ताम्रप्रसाड़ युग में देखें, अगर आप ताम्रप्रसाड़ युग में देखें, यदि आप ताम्रप्रसाड़ युग की तुलना अगर आप नवपाषाण युग से करें कृषि को लेकर के, यदि आप एग्रीकल्चर को लेकर के, कृषि को लेकर के ताम्रप्रसाड़ युग की तुलना यदि आप नवपाषाण युग से करते हैं तो आप पाएंगे कि ताम्रप्रसाड़ युग में फसलों में काफी डाइवर्सिटी, काफी भिन्नता, यानी डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप, विभिन्न प्रकार के फसल आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या है? गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, काला चना, हरा चना और मटर। नाउ द टोली मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अ बुलेट पॉइंट। यूपीएससी एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। क्यों है? अभी आप जान जाओ क्यों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा क्यों है, अभी आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। नवदा टोली
नौदा टोली नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नौदा टोली नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नौदा टोली किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किस राज्य में? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। नौदा टोली नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। और इस लोकेशन की क्या विशेषता है, इसके क्या फीचर है? नौदा टोली जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नौदा टोली जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। नौदा टोली मध्य प्रदेश राज्य में। नौदा टोली मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की, इस लोकेशन की क्या विशेषता है? इस लोकेशन की, इस स्थल की ताम्रप्रसारण में विशेषता क्या है? यहाँ पे सभी अनाज पाए गए हैं। इसकी क्या विशेषता है? ताम्रप्रसारण का नौदा टोली एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पे सभी अनाज पाए गए हैं, जहां पे सभी अनाज पाए गए हैं। तो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट या फैक्ट एनसीईआरटी की बुक में रहते हैं, वहां पे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ये मैं किस बेस पे कह रहा हूं? ये मैं 30 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर आपको बता रहा हूं। इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट यानी जो एनसीईआरटी के बुक के अंदर जो फोकस पॉइंट होते हैं, जो पॉइंट आपको बार बार देखने को मिलता है, जो पॉइंट आपको बार बार देखने को एनसीईआरटी के बुक में मिलते हैं, या जो पॉइंट एक फोकस पॉइंट की तरह दिखते हैं, इस पे ज्यादा फोकस किया गया है, उस पॉइंट पे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। नौदा टोली जो नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यहाँ पे सभी अनाज पाए गए हैं। यहाँ पे सभी अनाज पाए गए हैं। ताम्रप्रसारण का एकमात्र ऐसा स्थल है, ताम्रप्रसारण का नौदा टोली ताम्रप्रसारण का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पे सभी अनाज पाए गए हैं। इसके साथ ही साथ नौदा टोली के लोग बेर, अलसी का भी उत्पादन करते थे। इसके साथ ही साथ नौदा टोली के लोग बेर और अलसी का भी उत्पादन करते थे। और कृषि प्रमुख फसल से रिलेटेड कुछ और पॉइंट है। यदि दक्कन की बात करें प्रमुख फसल के अंतर्गत, अगर हम दक्कन की बात करें तो दक्कन में यानी साउथ इंडिया में, दक्कन में दक्षिण भारत में किन किन फसल का उत्पादन होता था? कपास और कपास के लिए किस प्रकार की सॉइल, किस प्रकार की मिट्टी उपयोगी होती है? काली मिट्टी। दक्कन, क्योंकि दक्कन का जो अधिकांश क्षेत्र है वो क्या है? ब्लैक सॉइल। दक्कन के अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास के उत्पादन के लिए एक अनुकूल स्थिति प्रदान करती है। तो दक्कन के क्षेत्र में ताम्रप्रसारण के लोग प्रमुख फसल के रूप में दक्कन में किस प्रकार के फसल का उत्पादन करते थे? कपास, राई, बाजरा। जो कपास होता है ये कमर्शियल प्रोडक्शन होता है। ये किस प्रकार की कृषि का पार्ट है? कमर्शियल, वाणिज्यिक कृषि का ये प्रकार होता है। ताम्रप्रसारण के लोग दक्कन में किन फसलों का उत्पादन करते थे? कपास, राई, बाजरा। दक्कन में किन फसलों का उत्पादन होता था? कपास, राई, बाजरा का। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूर्वी भारत, बिहार, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में, पूर्वी भारत, बिहार और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने वाले कांटे की प्राप्ति की गई है। मछली पकड़ने वाले कांटे की प्राप्ति की गई है। पूर्वी भारत, बिहार और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम भारत में मछली पकड़ने वाले कांटे की प्राप्ति की गई है। साथ ही साथ पूर्वी भारत, बिहार और पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में चावल की प्राप्ति की गई है। क्या प्राप्त किया गया है? चावल की प्राप्ति की गई है। पूर्वी भारत, बिहार, वेस्ट बंगाल में मछली पकड़ने वाले कांटे और चावल की प्राप्ति की गई है। ये क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि पूर्वी भारत, बिहार और वेस्ट बंगाल के लोग मछली और चावल भोजन के रूप में मछली और चावल का उपयोग करते थे। इससे क्या क्लियर होता है कि पूर्वी भारत, बिहार और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के लोग भोजन के रूप में, खाने के रूप में मछली और चावल को खाना पसंद करते थे। भोजन के रूप में किसका इस्तेमाल करते थे? मछली और चावल का। आज भी
आज भी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, आज भी वेस्ट 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 बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, आज भी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में मछली और चावल को काफी पसंद किया जाता है, काफी पसंद किया जाता है। आज भी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में मछली और चावल को काफी पसंद किया जाता है। नोट नंबर 2, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। नोट नंबर 2 दैट इज अ बुलेट पॉइंट। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट खास तौर से यूपीएससी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इस एनसीईआरटी के बुक के भीतर दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये क्या कह रहा है कि अधिकतर ताम्र प्रसार के तत्व दक्षिण भारत में, अधिकतर ताम्र प्रसार के तत्व दक्षिण भारत में नवपसार स्थलों में ही मिले हैं। अधिकतर ताम्र प्रसार के तत्व दक्षिण भारत में नवपसार स्थलों में ही मिले हैं। तो जब हमने आपको नवपसार पढ़ाया था, तो नवपसार के भीतर हमने आपको बताया था कि नवपसार के अधिकतम स्थल कहां से प्राप्त किए गए? दक्षिण भारत से प्राप्त किए गए। नवपसार के अधिकतम स्थल कहां से प्राप्त किए गए थे? दक्षिण भारत से प्राप्त किए गए थे। क्यों प्राप्त किए गए थे? क्योंकि वो जो क्षेत्र था, वो जो एरिया था, वो पहाड़ी क्षेत्र था। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण दक्षिण भारत से नवपसार के स्थल अधिकतम प्राप्त किए गए हैं। तो ताम्र प्रसार युग का नवपसार युग से क्या संबंध है कि अधिकतर ताम्र प्रसार के तत्व दक्षिण भारत में नवपसार स्थलों में ही मिले हैं। अधिकतर ताम्र प्रसार काल के तत्व, अधिकतर ताम्र प्रसार के जो तत्व है वो दक्षिण भारत में नवपसार स्थलों में ही मिले हैं। अधिकतर ताम्र प्रसार के तत्व दक्षिण भारत में कहां पे मिले हैं? नवपसार स्थलों में ही मिले हैं। तो ताम्र प्रसार का नवपसार से क्या संबंध है? अधिकतर ताम्र प्रसार के जो तत्व आपको देखने को मिल रहे हैं, वह अधिकतम कहां से मिला है? दक्षिण भारत में नवपसार स्थलों में ही मिले। तो इस तरीके को ये स्टेटमेंट के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, और पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है। पीसीएस एग्जाम में कैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अधिकतर ताम्र प्रसार के तत्व कहां से प्राप्त किए गए? यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा? क्या एंगल है कि अधिकतर ताम्र प्रसार के तत्व कहां से प्राप्त किए गए हैं? नवपसार से, पूरा पसार युग से, मध्य पसार युग से, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन किस एंगल से क्वेश्चन बन सकता है कि अधिकतर ताम्र प्रसार युग के तत्व कहां से प्राप्त किए गए हैं? पूरा पसार युग, मध्य पसार युग, नवपसार युग, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही आंसर होगा? नवपसार युग से प्राप्त किए गए। इस एंगल से क्वेश्चन इस पॉइंट पे बन सकता है। एक इंपॉर्टेंट एंगल है बानस घाटी। एनसीईआरटी के भीतर ये पॉइंट भी मेंशन है। बानस घाटी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने बच्चे जब शुरू में आते हैं तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस, इतना अनुभव नहीं होता, क्योंकि उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस नहीं पता होता, सही जानकारी नहीं होती। तो जब वो एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, एक तो समस्या ये आती कि एनसीईआरटी की बुक उनको समझ में नहीं आती। दूसरी समस्या ये है कि जो एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते चले जाते हैं, बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, वो छूट जाते हैं, उस पर उनका ध्यान ही नहीं जाता। वो सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस एनसीईआरटी की बुक पढ़ते चले जाते हैं। इस कारण से उनको एनसीईआरटी की बुक से ज्यादा फायदा नहीं हो पाता, और यूपीएससी एग्जाम या स्टेट पीसीएस एग्जाम में उनको बार बार असफलता मिलती है, यानी बार बार फेल हो जाते हैं। क्योंकि यूपीएससी एग्जाम के अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आप एनसीईआरटी अगर आप सरफेस टू सरफेस पढ़ रहे हो तो इससे आपका कल्याण नहीं होगा। आपको यूपीएससी एग्जाम या स्टेट पीसीएस एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी है तो एनसीईआरटी की डेप्थ में जाना, उसकी गहराई में उतरना है, और उस गहराई में उतरने के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक का पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आपकी बेहतर पकड़ होनी चाहिए। इसी कड़ी में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी स्टार्ट किया है, और इस एनसीईआरटी की बुक को भी आप बेसिक फाउंडेशन के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। अगर इस जो डेली क्लासेस चल रही है, अगर आप इसको डेली फॉलो करते हैं तो आपको एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछने के एंगल होते हैं, जो अप्रोच होते हैं, आप उसे जान पाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है
बानस घाटी, बानस घाटी जो राजस्थान में स्थित है, बानस घाटी जो राजस्थान में स्थित है, एक महत्वपूर्ण ताम्र प्रसार युग का स्थल है। बानस घाटी जो राजस्थान में स्थित है, बानस घाटी जो राजस्थान में स्थित है, एक महत्वपूर्ण ताम्र प्रसार युग का स्थल है, एक महत्वपूर्ण ताम्र प्रसार युग का स्थल है। बानस घाटी जो राजस्थान में स्थित है, एक बानस घाटी जो राजस्थान में स्थित है, यह एक महत्वपूर्ण स्थल है किसका? ताम्र प्रसार युग का। यहाँ पे अधिकांश बस्तियां छोटी हैं। बानस घाटी जो राजस्थान में स्थित है, यह ताम्र प्रसार युग का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पे अधिकांश बस्तियां क्या है? छोटी हैं। यहाँ पे अधिकांश बस्तियां छोटी है, लेकिन इस बानस घाटी में दो क्षेत्र हैं, एक आहर एक बिलुंद है। इनके क्षेत्र काफी बड़े हैं। बानस घाटी जो राजस्थान में स्थित है, यहाँ अधिकांश बस्तियां छोटी हैं। यहाँ पे अधिकांश बस्तियां छोटी है, लेकिन दो ऐसे क्षेत्र हैं आहर और बिलुंद, आहर और बिलुंद, जहां का क्षेत्र बड़ा है। तो अब यहां से कैसे क्वेश्चन बन सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ताम्र प्रसार के स्थलों में किन स्थलों पर अधिकांश बस्तियां छोटी हैं? ताम्र प्रसार के स्थलों में किस स्थान पर, ताम्र प्रसार के किस स्थान पर, किस क्षेत्र में अधिकांश बस्तियां छोटी हैं? आंसर क्या होगा? बानस घाटी राजस्थान। और अगर इसको स्टेटमेंट के बेस से पूछा जाए, कैसे पूछा जाएगा? ऐसे डाल सकता है कि जैसे उसके फर्स्ट स्टेटमेंट डाल दिया कि बानस घाटी जो राजस्थान में स्थित है, यहाँ की अधिकांश बस्तियां छोटी है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट डाल दिया कि बानस घाटी जो राजस्थान में स्थित है, यहाँ का जो आहर है, जो बिलुंद है, इसके क्षेत्र काफी छोटे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि बानस घाटी का जो आहर और बिलुंद है, इसके क्षेत्र बड़े हैं। तो इन दो स्टेटमेंट में केवल कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? फर्स्ट वाला। दूसरा क्या होगा? गलत। या अगर इस तरीके से डालता है कि बानस घाटी जो राजस्थान में स्थित है, यहाँ पे अधिकांश बस्तियां छोटी है, तो उसने सही स्टेटमेंट डाल दिया। दूसरा स्टेटमेंट डाल दिया कि बानस घाटी के अंतर्गत जो आहर और बिलुंद आते हैं, यहाँ के जो क्षेत्र है वो इन बस्तियों की तुलना में बड़े हैं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही। यानी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट दोनों क्या है? करेक्ट है। तो ये कांसेप्ट जो होता है, जो इस ऑडियंस स्टडी के भीतर दिया गया, इसको बारीकी से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो स्टार्टिंग में जो बच्चे होते हैं, जब बच्चे यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने आते हैं, एनसीईआरटी की बुक तो खरीद लेते हैं, बट उनको एनसीईआरटी की बुक का पढ़ने का तरीका नहीं पता है, वो उसकी गहराई में नहीं उतर पा रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक से दूर चले जा रहे हैं, तो ऐसे ही वो एनसीईआरटी की डेप्थ में कहाँ उतर पाते हैं? तो इस गहराई को कैसे समझ पाएंगे? इसलिए यूपीएससी एग्जाम में उनको क्या मिलती है? असफलता। बार बार क्या होते हैं? फेल होते हैं। आई होप दैट ये एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।